नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम्स एकेडमी जयपुर। और आज हम आपके सामने आर्ट एंड कल्चर का जो नया सब्जेक्ट है दोस्तों, उसमें हमारा जो पहला टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा राजस्थान की हस्तकलाएं। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान की जो हस्तकलाएं हैं उनमें 20 या 25 जो राजस्थान की छोटी मोटी हस्तकलाएं हैं उनके बारे में आपको नॉर्मल एक जानकारी दूंगा, और जिसके अकॉर्डिंग जो आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वो आपको मैं बताऊँगा। और दोस्तों हमारे साथ में इस टॉपिक में मतलब ये जो टॉपिक है राजस्थान की हस्तकलाएं, उसमें हमारे साथ बने रहें। 3 या 4 वीडियो के अंतर्गत मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ जिसका नाम है राजस्थान की हस्तकलाएं। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान की जो हस्तकला है दोस्तों, सबसे पहला अगर क्वेश्चन आता है दोस्तों तो ये आता है कि जो राजस्थान की हस्तकला है वो किस प्रकार का उद्योग है। तो ये दोस्तों हमारे बता दूं मैं आपको, ये क्या है दोस्तों, ये लघु उद्योग में शामिल किया जाता है दोस्तों इनको। ठीक है, तो यहाँ से आप ये याद रखना। ठीक है, ये लघु उद्योग में शामिल करते हैं। तो लघु उद्योग में अगर इनको शामिल करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि हमारे जो राजस्थान में, हमारे भारत में जो औद्योगिक नीति है वो कौन से ईयर में बनी, कब बनी, कौन कितनी प्रकार की आई है राजस्थान में औद्योगिक नीति। तो बता दूं मैं आपको, देखो राजस्थान की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो प्रथम औद्योगिक नीति है वो कब आई थी और कौन लेकर आया। ठीक है, तो राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति क्या, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति, तो दोस्तों राजस्थान की जो प्रथम औद्योगिक नीति है वो कब आई। तो इसका जवाब आपको देना है दोस्तों वहाँ पे 24 जून 1978 को। ये तो डेट है, इस डेट में क्या हुई, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति बनी या आई। ठीक है दोस्तों, अब इसको लाने का जो श्रेय है, ठीक है, वो किस व्यक्ति को जाता है। तो दोस्तों अपने राजस्थान की अगर बात करें तो ये जो चीज़ है, जो प्रथम औद्योगिक नीति है दोस्तों, भैरव सिंह शेखावत के द्वारा लाई गई थी। ठीक है दोस्तों, ये अपने राजस्थान की बात हो गई। अब है राजस्थान की द्वितीय औद्योगिक नीति, तो वो भी बता दूं मैं आपको, ये अपना है राजस्थान की द्वितीय औद्योगिक नीति। क्या दोस्तों, राजस्थान की हो गई द्वितीय औद्योगिक नीति। तो दोस्तों अगर इसकी बात करें तो द्वितीय औद्योगिक नीति कब, तो दोस्तों ये जो है द्वितीय औद्योगिक नीति है दिसंबर 1990 में तो ये क्या की गई थी, जारी। ठीक है, और अप्रैल 1991 में ये की गई थी लागू। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। तो ये हमारी हो गई दिसंबर 1990 में जो द्वितीय औद्योगिक नीति है अपनी वो जारी की गई थी, और अप्रैल 1991 में इसको लागू कर दिया गया था। अब यहाँ पर 1 मिनट में भारत की थोड़ा बाद में बताऊंगा। जो द्वितीय औद्योगिक नीति है दोस्तों, इसी औद्योगिक नीति के अंतर्गत, क्या द्वितीय औद्योगिक नीति है, इसी औद्योगिक नीति के अंतर्गत हमारे पास में एक तो है जवाहर कला केंद्र, ये खोला गया था। तो ये अपने में बता दूं मैं, जवाहर कला केंद्र। ठीक है, ये कहाँ पर है दोस्तों जवाहर कला केंद्र, ये अपना है जयपुर में। ठीक है, अब इस जवाहर कला केंद्र में काम, सबसे पहले तो इसकी ओर देख लो कि इसका वास्तुकार कौन है। चार्ल्स नाम का व्यक्ति है दोस्तों, क्या है, चार्ल्स। ठीक है, तो वास्तुकार अगर दोस्तों ये अपने चार्ल्स कोरिया, हाँ चार्ल्स कोरिया है दोस्तों। तो अगर दोस्तों वास्तुकार इसका है चार्ल्स कोरिया। इस जवाहर कला केंद्र में काम क्या होता है दोस्तों, इस जवाहर कला केंद्र में जो काम होता है दोस्तों वो इतना सा है, रतन जड़ाई का कार्य होता है इसमें। क्या कार्य होता है, रतन जड़ाई का। हीरे मोती होते हैं दोस्तों, उनको मतलब किसी हार में पिनो दो, या रतन जड़ाई का मतलब है जैसे हार वगैरह या कुछ भी। ठीक है, तो उस प्रकार के जो काम होते थे दोस्तों, रतन जड़ाई हो गया, आभूषण हो गया, प्लस में लिख दूं मैं यहाँ पे
आभूषण का जो काम होता है मतलब बनाने का, ठीक है, जिनमें क्या लगते हैं, डायमंड वगैरह ये लगते हैं, तो वो काम है वो यहाँ होता है ज्वार कला केंद्र में। अब इनसे एक क्वेश्चन और आता है कि रत्न जड़ाई और आभूषण से राजस्थान को सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो इन रत्न जड़ाई से और आभूषण से क्या होता है, राजस्थान को सबसे ज़्यादा क्या होती है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, ठीक है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये रही, ये क्या होती है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। ठीक है, और ये दोस्तों ये चार्ल्स कोरिया का निधन हाल ही में हुआ है, जून 2000 कब, 2019 में। तो इसका क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा होता है कि ज्वार कला केंद्र है उसके वास्तुकार का निधन हो चुका है चार्ल्स कोरिया का जून 2019 में। ठीक है दोस्तों, अब है आगे चलते हैं इसमें। ये अपना हो गया कि ज्वार कला केंद्र से रत्न जड़ाई का काम होता है और आभूषण वगैरह ये बनते हैं, इनसे सबसे ज़्यादा क्या होती है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो दोस्तों अब है इसके जैसा ही जो राजस्थान की द्वितीय औद्योगिक नीति है, इसके अनुसार एक तो ये मतलब ये जो ज्वार कला केंद्र है ये स्थापित किया गया था। जो दूसरा है दोस्तों जो स्थापित किया गया था वो बता दूं मैं आपको, वो है दूसरे नंबर का, यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या, हवाला हस्तकला केंद्र। ठीक है, क्या है, हवाला हस्तकला केंद्र। तो हवाला जो केंद्र है दोस्तों, नाम इसका हवाला है, लेकिन ये कहाँ का है, ये दोस्तों उदयपुर का है। ठीक है, ये भी इस द्वितीय औद्योगिक नीति के अंतर्गत बनाया गया था या स्थापित किया गया था। जो तीसरा है दोस्तों पाल, क्या दोस्तों, पाल। ठीक है, तो ये पाल शिल्पग्राम है, शिल्पग्राम बोल दो या इनको केंद्र बोल दो, बात है कि, लेकिन शिल्पग्राम ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों यहाँ भी है हवाला शिल्पग्राम, हवाला शिल्पग्राम। ठीक है, ये भी एक प्रकार से शिल्पग्राम ही है दोस्तों। ठीक है, जो पाल शिल्पग्राम है दोस्तों ये है जोधपुर में, ये हो गया जोधपुर का। तो ये जो तीन है दोस्तों द्वितीय औद्योगिक नीति है, उस द्वितीय औद्योगिक नीति के अंतर्गत ये तीन प्रकार के जो शिल्पग्राम हैं, ज्वार कला केंद्र, हवाला शिल्पग्राम और पाल शिल्पग्राम, इन तीनों की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया अपना द्वितीय औद्योगिक नीति के अनुसार जो राजस्थान की द्वितीय औद्योगिक नीति। ठीक है दोस्तों, एक नोट लिख लो फटाफट, नोट ये लिखो कि जो भारत में कौन प्रथम औद्योगिक नीति है वो कौन लेकर आया, किसका श्रेय जाता है। ठीक है, तो देखो आप, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति, ठीक है, तो ये आई कब दोस्तों अस्तित्व में, जुलाई कब, 1948। लाया कौन इसको, श्याम प्रसाद मुखर्जी। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप स्क्रीनशॉट लो, मैं इसमें इंक डालता हूँ। ठीक है, दोस्तों ये भारत की जो औद्योगिक नीति है इसका आप ध्यान रखना, क्या, जो श्याम प्रसाद मुखर्जी है इस बंदे ने या इस व्यक्ति ने लेकर आया है। ठीक है, जुलाई 1948 में जो भारत की प्रथम औद्योगिक नीति है उसको लाने का श्रेय है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से अब स्क्रीनशॉट लेके अब चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आ गया, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब देखो आप, अब दोस्तों अगर हम बात ये करें कि राजस्थान में सबसे बड़ा हस्तकला का जो केंद्र है वो कौन सा है, तो इसको आप लिखो, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सबसे बड़ा, राजस्थान की बात करें दोस्तों, ठीक है, सबसे बड़ा हस्तकला का केंद्र, कला का केंद्र कौन सा है दोस्तों, इसको आप लिख लेना, बोरवाड़ा। क्या है दोस्तों, बोरवाड़ा। और ये बोरवाड़ा कहाँ पड़ता है,
जोधपुर में। तो जोधपुर का जो बोरवाड़ा है उसके अंदर क्या है, सबसे बड़ा हस्तकला का केंद्र है। अब दोस्तों हस्तकला में जो सबसे पहले हम बात करेंगे जिस टॉपिक की, उसका नाम है गोटा। ठीक है, गोटा क्या है, ये पहले नंबर का मान लो आप इसको। ठीक है, नंबरिंग भी मैं इसको दे देता हूँ। तो सबसे पहले हम गोटा की बात करेंगे। तो गोटा क्या होता है वो बता दूँ मैं। तो दोस्तों गोटा जो होता है, जैसे मान लो ये एक प्रकार की साड़ी है या कुछ भी है, पीड़ा मान लो, जरी मान, मतलब कोई बरी मान लो, जरी। ठीक है, इसके इस साइड में भी लगता है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे यहाँ हीरे मोती ये आता है ना, इस प्रकार से गोटा लगता है। गोटा चारों तरफ लगता है, मतलब जो बॉर्डर लाइन है उसके ऊपर भी गोटा लगता है, प्लस में बीच बीच में भी लग जाता है। और कभी कभार जैसे ये पल्ला होता है ना, इस पल्ले को स्पेशली डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपन क्या कर सकते हैं, स्पेशल डिजाइन में गोटा लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये गोटा हो गया, समझने की बात। ठीक है, अब देखो गोटा समझ लिया कि क्या होता है। अब एक बार पीला भी समझ लो कि पीला क्या होता है। देखो एक होता है पीला, और राजस्थानी भाषा में इसको बोलते हैं पीला। ठीक है, तो ये जो एक तो ये है जो पीला, और एक होता है पी, और यूं ऐसे कर दो इसको। देखो दोबारा बता दूं मैं, ल को यूं कर दो, ये हो गया पीला, कुछ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, राजस्थानी भाषा में इसको ऐसे लिखते हैं। तो जो ये पीला है, इस पीले में क्या खास बात है। ठीक है, ये पीला तो कलर होता है, पीला होता है वो एक ओढ़ने की, मतलब ओढ़ने की ओढ़नी होती है। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या क्या होती है देखो। सबसे पहले गोटा समझने से पहले आप यहाँ समझ लो, साथ साथ में कर लेंगे गोटा भी। ठीक है, कि पीला क्या होता है। तो पीला दोस्तों महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है। ठीक है, तो महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है ये, ओढ़ा जाने वाला वस्त्र। ठीक है, एक सूती वस्त्र होता है ना, सूती वस्त्र देखा आपने। सूती वस्त्र होता है जैसे जो मतलब घाघरे के ऊपर मतलब महिलाएं पहनती है, राजपूत महिलाएं जो पहनती है, पीला ऊपर से सूती का कपड़े का, तो वो जो है वो क्या है, वो एक तरह से पीला ही है। ठीक है, अब पीले में कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक जो है, एक कलर होते हैं, दो कलर देखो आप पहले। एक होता है केसरिया कलर का पीला, ठीक है, और एक गुलाबी कलर का जो पीला होता है। तो इनमें खास बात क्या है, ये कब कब पहने जाते हैं, तो इनकी खास बात मैं बता दूं। जो गुलाबी कलर का जो पीला होता है दोस्तों, जो महिला होती है, अगर वो लड़के को जन्म देती है, दोस्तों, तो वो केसरिया पीला पहनेगी। ठीक है दोस्तों, ये रीति रिवाज है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, लड़के के जन्म होने पर किस प्रकार का पीला पहना जाता है, ये पहना जाता है केसरिया कलर का। और गुलाबी रंग का जो पीला है दोस्तों, वो कब पहनते हैं, जब लड़की का जन्म होता है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, लड़की के जन्म पर क्या पहना जाता है, गुलाबी कलर का पीला पहना जाता है। ठीक है, इसके अंदर ही दोस्तों एक नाम होता है पीला पोमचा, पीला पोतड़ा। ठीक है, तो इसमें देखो आप अलग अलग से, ये अपना हो गया पीला पोतड़ा। तो ये दोस्तों, ये तो कौन पहनते हैं, जो बच्चे हैं दोस्तों, वो बच्चे पीला पोतड़ा पहनते हैं। जो लंगोट टाइप का सा मान लो, लंगोट टाइप जो होती है ना, उस टाइप का होता है वो। तो पीला पोतड़ा जो है वो कौन मतलब छोटे बच्चे पहनते हैं। तो छोटे बच्चों द्वारा पहना जाने वाला, ये तो क्या है, पीला पोतड़ा, पीला पोमचा। ये कौन है दोस्तों, कौन पहनते हैं इन पीला पोमचा को दोस्तों, कौन पहनते हैं, ये राजस्थान की जो महिलाएं हैं दोस्तों, जो शेखावाटी क्षेत्र की महिलाएं हैं वो पहनती है। तो यहाँ लिख दूँ मैं, शेखावाटी क्षेत्र की स्पेशली कौन पहनती हैं, जाट महिलाएं, शेखावाटी क्षेत्र की जाट महिलाओं द्वारा। तो दोस्तों मैं खुद भी शेखावाटी क्षेत्र का ही हूँ। तो
तो वहाँ पर क्या है कि ये जो इस प्रकार का जो ये है पीला पोमचा पहनते हैं, जिनमें सत्र मतलब लाल लाल कलर के वो आते हैं ना, जिनमें थोड़े से मतलब गोल गोल डब्बे टाइप के से गाते हैं, ठीक है। तो वो लुगड़ी लुगड़ी नाम होते हैं ना, उस इस प्रकार का ही पीला पोमचा ही वो, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया अपना शेखावटी क्षेत्र में जाट महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र, ठीक है। महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र, पहना जाने वाला वस्त्र हो गया, ये क्या है, पीला पोमचा। यहाँ तक अपने पीले पीले की मतलब जो है पीला, उन सारे की बात कर लिए दोस्तों। अब है इनके जो फेमस, कि कहाँ का ये फेमस है और कैसे फेमस है दोस्तों। जो पीला है ना, पीला क्या है, वस्त्र ही एक तरह से ओढ़ने वाला, ठीक है। तो पीला फेमस है, प्रसिद्ध है, कहाँ का प्रसिद्ध है, तो देखो आप, एक तो जगह खंडेला का नाम सुना है, खंडेला वही है शेखावटी में, कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये सीकर में पड़ता है। तो वहाँ का पीला सबसे फेमस है, ठीक है दोस्तों, मैं भी उधर का ही हूँ। तो ये जो पीला है, ये पीला फेमस है वहाँ का, ठीक है दोस्तों, खंडेला में, ठीक है। और दोस्तों जो दूसरा है दोस्तों, वो है भिलाम, ठीक है। तो भिलाम जो है जो जोधपुर का है दोस्तों, और जोधपुर का जो भिलाम क्षेत्र है वहाँ का पीला फेमस है, ठीक है। अलग अलग आते हैं थोड़े अलग प्रकार, ठीक है। तो ये पीले पीले की बात हो गई। तो ये पीला जो है, ये यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक की जो भी बात करी है वो पीले से रिलेटेड की है, ठीक है। अब जो पीला है, इसके कोने कोने में क्या होता है, गोटा लगाया होता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले पीला सरना हमें जरूरी था। अब गोटा किस प्रकार से लगाए जाएंगे वो बताऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अब आपको गोटा बता दिया मैं कैसे क्या होता है, कि जो भी है पीला है या कोई मतलब साड़ी है या कोई जरी है, उसके कोने पर या बीच बीच में जो तारे लगाते हैं उनको भी हम गोटा ही बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे गोटा हो गए। अब गोटा जो है उससे रिलेटेड जो 2-3 इंपॉर्टेंट बात बता दूं, कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि गोटा जो बेचने वाला व्यक्ति है, गोटा बनाने वाला व्यक्ति है, और गोटा जो रखने वाला व्यक्ति है, उनको क्या क्या नाम देते हैं। तो दोस्तों ये देखो आप, गोटा बनाने वाला व्यक्ति, गोटा बनाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है दोस्तों, व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम, गोटा बनाने वाले व्यक्ति को, इसको हम बोलते हैं नीलधर रंगरेज। जो गाना आता है राजस्थान में, और रंग देर, ठीक है, लीलधर और रंग दे। तो वो जो लीलधर आता है ना, उसमें वो क्या है, गोटा को बनाने वाला व्यक्ति है, और वो गोटा बनाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये गोटा बनाने वाला जो व्यक्ति है दोस्तों, उसको हम बोल सकते हैं, 3 है अलग अलग नाम, जैसे नीलधर, इसको लीलधर भी बोलते हैं, लील भी क्या होती है, नीला ही है, ठीक है दोस्तों, लीलधर हो गया। और एक होता है रंगरेज, ये रंगरेज, ये क्या है, गोटा बनाने वाला व्यक्ति, ठीक है। अब गोटा बनाने के बाद में जो दूसरा है, गोटा बेचने वाला व्यक्ति, गोटा बेचने वाला व्यक्ति। तो दोस्तों गोटा बेचने वाला जो व्यक्ति है उसको हम बोलते हैं बिसायती। क्या बोलते हैं दोस्तों, बिसायती, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ मैं थोड़ा अंडर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से दिखे, ठीक है। ये हो गया बिसायती। और जो गोटा रखने वाला व्यक्ति है दोस्तों, गोटा रखने वाला व्यक्ति, रखने वाला मतलब जिसके पास में गोटा होते हैं, रहते हैं, तो इस व्यक्ति को हम बोल सकते हैं दोस्तों अड़वा। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको अड़वा बोलते हैं। जो गोटा रखने वाला व्यक्ति है उसको हम अड़वा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में, कि गोटा बनाने वाला व्यक्ति नीलधर है, लीलधर है, रंगरेज है, गोटा बेचने वाला व्यक्ति बिसायती है, और गोटा रखने वाला व्यक्ति जो है दोस्तों वो है अड़वा, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, गोटा के प्रकार देखेंगे हम। क्या देखेंगे दोस्तों, गोटा के प्रकार। तो दोस्तों गोटा के प्रकार, कितने प्रकार के गोटा है, तो लगभग 6 प्रकार के गोटा हैं, ठीक है, 6-7 प्रकार के गोटा हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है दोस्तों लप्पा लप्पी नाम का गोटा है। अब इनमें खास बात क्या है, ये होता है दोस्तों चौड़ा गोटा, ये होता है पतला गोटा, ठीक है।
और ये लगाते हैं दोस्तों किनारे पर, ठीक है। कपड़े के ओढ़नी बोल दो आप, ठीक है, ओढ़नी किनारों पर, ठीक है, किनारों पर लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। एक वो पट्टी आती है ना, पट्टी जो किनारों पे यूँ लगती है, और एक तो मोटी होती है और एक पतली सी होती है, तो उस प्रकार का जो है ये लपा लपी, उनको बोलते हैं लपा लपी, ठीक है। अब है मुकेश गोखरू, इनको एक साथ लिखो देख। जो दूसरा है दोस्तों वो है मुकेश गोखरू, ये गोटे का प्रकार है मुकेश गोखरू। तो दोनों दोस्तों ये है किस प्रकार के होते हैं, स्टार, स्टार का मतलब तारे के समान होते हैं गोटा, ठीक है यूं। तो तारे के समान जो होते हैं दोस्तों, ये देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं इनकी क्वालिटी। पहला तो है तारे के जैसे गोटा, कौन कौन से हैं, मुकेश गोखरू गोटा। जो कहाँ लगते हैं, जो बीच में लगते हैं, ठीक है, जो बीच में लगते हैं, बीच में लगते हैं, ठीक है। ये हो गया मुकेश गोखरू। अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों हमारे पास में 3 प्रकार के हो गए। अब आगे जो चलते हैं दोस्तों वो है मुकेश गोखरू। अब देखो चौथा जो है दोस्तों उसका नाम है किरण बाकली, किरण, पांचवा जो है वो है बाकली। जो एक किरण बाकली है दोस्तों, ये है जरी के गोटे। जो जरी होती है दोस्तों, मतलब जो अपने शादी ब्याह में जो पहनी जाती है दोस्तों जरी, ठीक है, उस जरी के गोटे को बोलते हैं किरण बाकली। तो यहाँ लिख दूँ मैं, जरी के पल्ले पर, जरी के पल्ले पर यह गोटा लगाया जाता है, लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। जरी का जो पल्ला होता है, जो ऊपर जो ओढ़ते हैं, उस पल्ले के जो किनारे पर जो गोटा लगता है, जो स्पेशल गोटा लगता है, वो किरण और बाकली होता है, ठीक है। अब 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है दोस्तों। अब जो आगे है बड़ा चंपाकली, सातवां है बीजियां, ठीक है। ये दोस्तों क्या होते हैं, ये पतले गोटा होते हैं, ठीक है, और ये जो बीजियां हैं ये चौड़े गोटा होते हैं। बस इतना सा अंतर है, जिस प्रकार से हमने यहाँ पढ़ा था लपा लपी, उसी प्रकार से। लेकिन इसमें अंतर इतना सा है दोस्तों, बेल के रूप में होते हैं दोनों। बेल होती है ना, जैसे बेलड़ी एक तरह से होती है ना, जिस किनारों पे लगा देते हैं, ठीक है, तो वो है। तो देखो लंबा गोटा, लंबा गोटा बेल, कौन सी बेल लिख दिया मैंने, बेल की जैसे, ठीक है, बेलड़ी होती है दोस्तों जैसी, बेल की जैसी, ठीक है दोस्तों। लंबा गोटा होता है, और जो बेल होती है बेलड़ी, ठीक है दोस्तों, वो, ठीक है। अब ये है लंबा, लेकिन ये है अपने दोस्तों कौन सा, छोटा होता है, छोटा गोटा होता है, जो पूरे पे नहीं माता है, ठीक है। छोटा गोटा जो किस प्रकार का होता है, वो भी बेल की जैसी, ठीक है दोस्तों, जो बेलड़ी होती है ना वो। तो यहाँ बेलड़ी लिख देता हूँ, यहाँ भी बेलड़ी लिख देता हूँ मैं, बेलड़ी जैसा, ठीक है। छोटा गोटा वो भी कौन सी किस प्रकार की है, बेलड़ी जैसा, ये याद रखना आप। मतलब बता दूं मैं आपको इधर से कि अगर ये मान लो एक साड़ी या कुछ है, तो इस पे जो बेलड़ी लगती है ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या है, ये चंपाकली है, ठीक है। और जो बीजिया है छोटा गोटा होता है, ठीक है। जैसे ये चौड़े हो गए, छोटा गोटा, इनमें है ना कम कर दो छोटे, ठीक है। जैसे मोटा नहीं, छोटा सा गोटा है, जो एक किनारे पे लगेंगे और बिल्कुल पतले पतले से एक लगेंगे ऐसे, ठीक है।
तो इस प्रकार के जो गोटा है दोस्तों, ये हमने हो गए छोटा गोटा, बीजिया वगैरह। ठीक है, यहाँ से हमारा ये जो टॉपिक है दोस्तों गोटा वाला, ये कंप्लीट हो चुका है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका आप। फिर आगे चलते हैं अपन। आज हम आपको पोएट्री का भी कराएंगे, फिर पोएट्री क्या है क्या नहीं है, ठीक है, वो सारा कराएंगे, जो इम्पोर्टेंट वाली पोएट्री है। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट लिया है। अब देखो आप, अब चलते हैं दूसरे नंबर की जो हस्तकला है, जो गोटा बनते हैं, ये भी हस्तकला में आता है, छोटे लघु उद्योग। ठीक है, अब जो दूसरे नंबर का है हमारे पास में हस्तकला में जो शामिल है दोस्तों, वो हमारा है पोएट्री। तो पोएट्री कितनी प्रकार की होती है, क्या होती है, कैसे होती है, वो फटाफट आप देखो। तो दूसरे नंबर का हमारा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो है पोएट्री। और इस पोएट्री में भी जो पहला टॉपिक है दोस्तों, यानी कि ए नंबर का, वो रहेगा हमारे पास में ब्लू पोएट्री। ठीक है, इंग्लिश तो आगे समझ में ज़्यादा नहीं है, ऐसा समझ लो यार, ब्लू पोएट्री ऐसे लिख लो चलो। ठीक है, ये हो गई हमारी ब्लू पोएट्री। अब दोस्तों ये जो ब्लू पोएट्री है, क्या किस काम में आती है, कैसे बनती है, तो इसको हम पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये देखो कि ये जो ब्लू पोएट्री में ये नाम है, ये काम किस काम के आती है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इंपॉर्टेंट बात नीचे है, एक पोएट्री मतलब एक घड़ा होता है, ठीक है, जो काली मिट्टी से बना होता है। ठीक है, अब वो तो एक नॉर्मल घड़ा सा बन गया। अब उस घड़े की सजावट के लिए, जैसे अगर हम उसको सजाने के लिए कुछ भी हम एक्स्ट्रा लगाते हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ब्लू पोएट्री का मतलब है कि इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा लगाएंगे जिससे वो घड़ा है ना बहुत एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, घड़े के ऊपर एक तरह से चित्रकारी मान मतलब कह दो, या उसको मतलब कुछ सजा दो, चित्रकारी बना दो या सजा दो, कुछ भी है। ठीक है, वो होता है। तो ये हो गया अपना घड़ा। चलो घोड़ा तो थोड़ा बाद में बताएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये देखो ब्लू पोएट्री कहाँ की फेमस है। तो दोस्तों ये है, ये फेमस कहाँ की है, तो देखो आप, यह है जयपुर की फेमस है, जयपुर की फेमस है मतलब प्रसिद्ध है। और दोस्तों इसका जो प्रसिद्ध कलाकार है वो कौन है, कलाकार से मतलब है चित्रकार, क्योंकि चित्रकलाई करेगा उसके ऊपर। तो दोस्तों ये देखो, इसका प्रसिद्ध क्या है, चित्रकार, प्रसिद्ध चित्रकार है, कौन है दोस्तों, क्या नाम है उस व्यक्ति का, तो प्रसिद्ध चित्रकार इसका है कृपाल, क्या दोस्तों, कृपाल सिंह शेखावत, शेखावत। ठीक है, अब इसके बारे में 3-4 पॉइंट यहाँ ही बताता हूँ मैं कि ये कहाँ क्या है कैसे नहीं है। दोस्तों जो कृपाल सिंह है, इसका जो जन्म है या रहने वाला है दोस्तों, मूलतः रहने वाला, ठीक है, तो यहाँ लिख दूँ मैं, मूल निवासी, जन्म कहाँ पे हुआ है दोस्तों, इसका मूल निवास या जन्म जो है मऊ गांव, क्या दोस्तों, मऊ गांव। और ये मऊ गांव कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है सीकर में। ठीक है, एक तो ये बात इसकी जानना जरूरी थी। ठीक है, कि ये जो कृपाल सिंह है वो कहाँ का है। ठीक है, एक दोस्तों इसका जो गुरु है दोस्तों, क्या नाम है उसका, भूर सिंह, क्या नाम है दोस्तों, भूर सिंह। इस भूर सिंह को एक उपाधि दी गई थी लोगों के द्वारा, क्या है दोस्तों ये, इसको हम गांव का चितेरा बोलते हैं, क्या दोस्तों, गांव का चितेरा, क्या बोलते हैं इसको, गांव का चितेरा भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको दोस्तों 1900, हाँ, इसको एक अवार्ड मिला, मतलब पुरस्कार मिला है, कौन सा, पद्म श्री। ठीक है, ये दोस्तों कब मिला है, ये मिला है 1974। ठीक है, 1974 में इसको कृपाल सिंह को क्या मिला है, पुरस्कार मिला है। कारण ये ब्लू पोएट्री बनाने के लिए इसको क्या मिला है, पुरस्कार मिला है कृपाल सिंह को। ये तो हो गई नॉर्मली जानकारी। अब ये ब्लू पोएट्री बनती कैसे है, ठीक है, इसकी पूरी डिटेल करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, या लिख लिया करो साथ में। ठीक है, या पॉज करके लिख लिया करो आप। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसको अब देखते हैं फटाफट कि कैसे क्या ये बना है। ठीक है, देखो ब्लू पोएट्री देख लो, जो ब्लू पोएट्री कैसे कैसे बनी। ये हमारे पास में है दोस्तों एक घड़ा,
ठीक है। ये जो नॉर्मल घड़ा है इसमें क्या क्या होता है देखो। सबसे पहले ब्लू पोट्री बनाने के जो काम आने वाली जो चीज़ है ना वो बता दूं मैं। तो इस ब्लू पोट्री में जो सबसे पहले काम आता है दोस्तों वो होता है क्या, गोंद, जिसको हम बोलते हैं साजी। दूसरे नंबर की काम आने वाली चीज़ है दोस्तों हरे रंग का कांच। इसको हम बोलते हैं दोस्तों क्या, कहीरा। तीसरा है दोस्तों सोडियम क्लोराइड। ठीक है। चौथा है हमारे पास में मुल्तानी मिट्टी। और जो हमारे पास में पांचवी चीज़ है दोस्तों वो क्या है, क्वार्ट्ज खनिज। क्वार्ट्ज खनिज ये हमारे हो गया। और क्वार्ट्ज खनिज किस काम में आता है दोस्तों, पढ़ा है आपने, ताप नियत यानी कि तापमान को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये आता है ताप नियत में, ताप नियत रखने में। कहाँ पे लगाया जाता है स्पेशली दोस्तों, ये खनिज का प्रयोग कहाँ होता है, ये होता है रेल के डब्बों पर, रेल के डब्बों पर होता है, स्पेशली वहाँ यूज होता है। अब दोस्तों ये पांचों चीज़ है वो किस प्रकार से लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, इतनी तो डिटेल मेरे को पता नहीं है कि इनको किस प्रकार से मिक्स करते होंगे। लेकिन हरे रंग का कांच, गोंद, सोडियम क्लोराइड और मुल्तानी मिट्टी और क्वार्ट्ज खनिज, ये चारों पांचों चीज़ मिलाकर और किस प्रकार से मिलाएंगे ये तो पता नहीं। और फिर ये क्या करते हैं, इनके ऊपर पोत देते हैं इसके ऊपर। ठीक है। अभी नॉर्मली इस घड़े की जो कीमत होती है दोस्तों ज़्यादा 110 या 15-20। ठीक है। और ये सब कुछ करने के बाद में अगर आप इसको कभी देखो, ठीक है, तो 1500 से नीचे कम से कम आता है घड़ा। ठीक है। ये मिलते हैं अपने जयपुर का जो मार्केट है गणगौरी बाज़ार, वहाँ आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है। तो कभी देखना, आप जयपुर आओ तो कभी आप देखना उसको। ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब इसके बाद में जो एक कला है, इस कला में क्या क्या कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ये जो सोडियम क्लोराइड है, इसको क्लोराइड मत करो, इसको कार्बोनेट करना है। इसको क्या दोस्तों, कार्बोनेट, कार्बोनेट। ठीक है, ये हो गया। ठीक है। अब देखो आगे, इसके जीवित कलाकार कौन कौन है। देखो इसके जीवित कलाकार या चित्रकार, बात एक ही है। तो दोस्तों जीवित कलाकार अपने पास है खेमराज, खेमचंद। ठीक है, खेमराज है। ठीक है। महिला कलाकार कौन है, तो यहाँ लिख देता हूँ, महिला कलाकार कौन है, महिला कलाकार ये दोस्तों है नाथी बाई। क्या नाम है, नाथी बाई, ये अपनी महिला कलाकार है। और यहाँ एक क्वेश्चन ये भी आते हैं दोस्तों कि ये कला जो धीरे धीरे फिर लुप्त हो गई थी, बीच में आई फिर लुप्त हो गई, तो इसको दोबारा, इस कला को दोबारा क्या दोस्तों, इस कला को दोबारा विकसित करने का या पुनः विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है। ठीक है। तो देखो आप, ये आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेके उतार लो। ठीक है। यहाँ देखो, इस कला को पुनः क्या करना है, विकसित, पुनः विकसित करने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों, इस कला को पुनः विकसित करने का श्रेय दोस्तों किसको जाता है, राम सिंह द्वितीय को। अब इस राम सिंह द्वितीय ने ऐसा किया क्या है वो बता दूं मैं। इस व्यक्ति ने क्या किया कि इसको है ना प्रमोट करने के लिए या विकसित करने के लिए दोस्तों, इसने दो व्यक्ति है, एक तो चूड़ामन और एक था चूड़ामन, एक काड़ू। ठीक है। तो देखो इसने, राम सिंह द्वितीय ने चूड़ामन
वह इसको कालू को दिल्ली में भोला कुमार के पास, दिल्ली में भोला कुम्हार के पास यह कला सीखने के लिए भेजा, सीखने के लिए भेजा। ये हो गया दोस्तों। तो ब्लू पोएट्री से दोस्तों यहाँ तक के जो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने अपने खुद के हाथों से बनाए, ठीक है दोस्तों। और मतलब जो ये है ब्लू पोएट्री से रिलेटेड जो भी छोटी छोटी बातें हैं मैंने इसमें पूरा बता दिया है दोस्तों, ठीक है। और अब ये हमारा वीडियो क्योंकि अब लंबा हो रहा है दोस्तों, तो अगले वीडियो में हम इसको अब आगे करेंगे। जैसे ये ए हो गया ब्लू पोएट्री, अब ब्लैक पोएट्री आएंगी, ठीक है, वो कहाँ कहाँ काम देगी, कैसे कैसे बनती है, कैसे बनती है, ठीक है, ये सारा हम इसमें बताएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पे अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक्स एंड कमेंट्स दें, ठीक है, और अगर कोई कमी है तो वो बताएं, ठीक है। और हमारे इस चैनल पर जो पटवार का जो सिलेबस है वो पूरा कराया जाएगा जीके में, तो आप टेंशन मत लें, ठीक है दोस्तों।